सो अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में डार्विनिज्म का चैप्टर क्यों हटाया गया है 10वीं क्लास की, तो वो आंखों से ना सही अकल से अंधा कर दिया। इसमें सवाल मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह का नहीं है। फंडामेंटलिस्ट एक तरह से सोचते हैं। फंडामेंटलिस्ट किसी भी मजहब के क्यों ना हो, वो डार्विनिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आने वाली दुनिया में हमें जिंदा रहना है, यानी इंसानियत को जिंदा रहना है, तो फिर बिना डार्विन को समझे हुए, बिना डार्विन की इस थ्योरी को पहचाने हुए हमारी बुनियाद ही कमजोर है और हम दूसरे मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हो सकते। यानी मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जो विकसित देश कहे जाते हैं। अब तक हमने अपने यहाँ की साइंस को टच नहीं किया था। सवाल ये नहीं है कि बच्चों पे लोड करना है, कम करना है या नहीं करना है। हमको ये चीजें बाहर निकाल देनी चाहिए थी, निकाल दी गई है और हम इसे डिफेंड करें। अगर आप पढ़े वो आर्टिकल तो दो तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एक जो बिल्कुल पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल क्लैरिटी है उनको कि जो शिशु मंदिर और वो जो आरएसएस के स्कूल हैं, हम उनका करिकुलम लागू करेंगे। अब खुले तौर पर यह कहा जा रहा है क्योंकि हमें मौका मिला है। हमने वहां ये नफरत से भरे हुए करिकुलम चलाए हैं, तो हम वो नफरत से भरे हुए करिकुलम अब नेशनल लेवल के ऊपर चलाएंगे, जिसमें डार्विनिज्म की कोई जगह नहीं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे इश्यूज पर, ऐसे जिन्हें आजकल मुद्दों कहा जाता है, उन पर बात करते हैं ताकि कुछ गहराई से मालूमात हो सके। इस वक्त बड़ी अजीब सूरत हाल है। सरकार के और कुछ पढ़े लिखे लोगों के बीच में टकराव है। मैं पढ़े लिखे लोग इसलिए कह रहा हूं कि साइंसदानों ने बड़ी तादाद में 1800 कहा गया था रिपोर्ट में, लेकिन तकरीबन 4000 के आसपास उन लोगों की तादाद बढ़ चुकी है जिन्होंने सीबीएसई को एक खुला खत लिखा है और ये बताया है कि आप साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म क्यों करना चाहते हैं बच्चों का, खास तौर पर डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उस पर जो हटाया गया है उस पर खास एतराज किया गया है। ऐसी सूरत में जब सरकार के और साइंस की कम्युनिटी, जो वैज्ञानिक समुदाय जिसे कहा जा सकता है, उसके बीच में टकराव है, तो क्या सरकार तरक्की से रोकना चाहती है मुल्क को? क्या कुछ है इसमें? इस पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं जनाब गौहर रजा साहब, जो जाने माने साइंसदान हैं, उर्दू शायर हैं और डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाते रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक लंबे अरसे से समाज की खिदमत कर रहे हैं और साइंस के मामले में उन्होंने अब से पहले हमारे साथ तफसील से बात की थी कि ये सरकार किस तरह से मुल्क में आने वाली नस्लों में साइंटिफिक टेम्परामेंट खत्म कर रही है। एक तफसीली एपिसोड हमने किया था, उसका लिंक हम यहाँ नीचे देंगे, वो भी आप जरूर देखिएगा। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका मीडिया काज़मी साहब, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे देते हैं। आप बताइए कि आप भी उस खत के साइन करने वाले लोगों में से हैं जो सीबीएसई को गया है। पहले उस लेटर के बारे में थोड़ा सा बताइए कि उसमें क्या क्या बात, हाइलाइट्स क्या हैं, खास बात क्या कही गई है और ओवरऑल एक ऐतराज जो है वो क्या है, सरकार से क्या शिकायत है, वो जरा बता दीजिएगा। साइंस के समुदाय को, साइंटिफिक जो लोग हैं, साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, टीचर्स हैं, उन्होंने सबने इस पर खत पर साइन किए हैं। आप बताइए इसके खास इश्यूज क्या क्या थे और क्या क्या हैं, उसमें क्या बताया गया है? काज़मी साहब, ऐसा है कि जो लेटर लिखा है, जो जो
ओपन लेटर है एनसीईआरटी को और सीबीएसई वगैरह को, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं उनको, जो हम लोगों ने लेटर लिखा है मिल करके, और जिसके ऊपर लगभग 3,875 लोग अब तक साइन कर चुके हैं। कल शाम की ये खबर है और लगातार लोग उसको एंडोर्स कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ साइंसदान नहीं है बल्कि एजुकेशनिस्ट हैं इसके अंदर जो मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, जो मुल्क के का ख्याल करते हैं कि आगे आने वाले वक्तों में हमारी नस्लें जो हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल जाहिल रह जाएं। उन सब की ये चिंता थी कि ये जो बदलाव आया है और खास तौर से साइंस के जो बाब हैं उसमें, साइंस के जो चैप्टर्स हैं, उनमें जो बदलाव लाया गया है वो मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं और साइंस के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। देखिए, हाई स्कूल में जो बच्चा होता है वो अब इस कगार के ऊपर होता है, इस लिमिट पर होता है कि वो एक मुल्क का जिम्मेदार नागरिक बनने जा रहा है। वो एक सिटीजन होने की अ, उम्र में कदम रख रहा है। और अगर आप वहां से, और ये भी बात बहुत साफ है कि 10वीं क्लास तक हमारे यहाँ साइंस कंपलसरी है। तो 10वीं के बाद जो स्ट्रीम्स हैं वो अलग-अलग हो जाते हैं। आप साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस लीजिए, और आप किसी और स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो किसी और तरफ पढ़ाई कीजिए। तो ये जो खास तौर से डार्विन की थ्योरी है, इसके ऊपर हम लोगों की चिंता बहुत थी। अगर आपको याद हो तो सत्यपाल सिंह एक वो हुआ करते थे, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। उन्होंने एक कोरोना पीरियड के दौरान ही लगभग एक बड़ा अजीब-सा वो दे दिया था, स्टेटमेंट दे दिया था और ये कहा था कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने बंदर से आदमी बदलते हुए नहीं देखा है। तो अगर नहीं देखा है तो एवोल्यूशन की थ्योरी गलत है, और एवोल्यूशन की थ्योरी गलत है, इसे नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उस वक़्त भी साइंटिस्ट ने बहुत ज़ोरों में प्रोटेस्ट किया था। और तीनों एकेडमीज़ ने मिल करके, जो हमारी 3 बड़ी साइंटिफिक साइंस एकेडमीज़ हैं, इलाहाबाद की, बैंगलोर की और दिल्ली की, उन्होंने जो बात उस वक़्त कही थी, वही बात इस लेटर में भी दोहराई गई है कि अगर आपको सवाल उठाना है, अगर आपको बदलाव के बारे में जानना है, और आज के दौर में ख़ास तौर से, जब सिर्फ़ ये नहीं कि नेचुरल बदलाव तेज़ हुआ है, बल्कि उसके साथ-साथ सोशल बदलाव यानी सामाजिक बदलाव भी बहुत तेज़ हुआ है। तो एक बच्चे को, एक नागरिक को ये पता होना चाहिए कि उसका आधार क्या होता है, उसकी बुनियाद क्या होती है और साइंस बदलाव के बारे में क्या कहती है। ये जो खत है, ये कह रहा है 2-3 चीज़ें इसमें ख़ास तौर से उठाई गई हैं कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट समझना है इस दुनिया में, जो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है हर मुल्क के ऊपर, इंसानियत के ऊपर, इस धरती के ऊपर, तो उसके समझने के लिए डार्विन की थ्योरी, डार्विन के सिद्धांत को समझना ज़रूरी है। अगर आपको मेडिसिन्स नई तलाश करनी है, अगर आपको दवाएँ नई तलाश करनी है, तो आज इसकी ज़रूरत है कि आप डार्विन के सिद्धांत को समझें और डीएनए को पहचानें और मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर जाकर के उन दवाओं को परख सकें। बिना उसके नहीं हो सकता। अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए समाज का, यानी आगे आने वाले वक्तों में ऐसा ना हो कि पानी खत्म हो जाए और इंसानियत तबाह हो जाए, या खाना खत्म हो जाए और इंसानियत तबाह हो जाए, या ऐसा हो कि सारे जंगल काट दिए जाएं और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ जाए। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि हम डार्विन के सिद्धांत को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उनकी सोचने के तरीके को बदलें। अगर आपको पैंडेमिक से लड़ना है, तो बिना आज डार्विन के सिद्धांत के आप पैंडेमिक से नहीं लड़ सकते। ये समझना ज़रूरी है। अगर आपको एग्रीकल्चर में कुछ नई चीज़ें करनी है, यानी खेती में नई चीज़ें करनी है, तो भी डार्विन के सिद्धांत के बिना नहीं चल सकता। जिसका मतलब ये है कि अगर आने वाली दुनिया में हमें ज़िंदा रहना है, यानी इंसानियत को ज़िंदा रहना है,
तो फिर बिना डार्विन को समझे हुए, बिना डार्विन की इस थ्योरी को पहचाने हुए हमारी बुनियाद ही कमजोर हो जाएगी और हम दूसरे मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़े हो सकते। यानी मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जो विकसित देश कहे जाते हैं। अब तक हमने अपने यहाँ की साइंस को टच नहीं किया था और हम कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो सकते थे। अब आप ये सोचिए कि एक अ, उम, शिशु मंदिर से निकला हुआ, वो है ना आरएसएस के, वो इन चीज़ों को, इस साइंस को समझ भी नहीं पाएगा। तो किसी से वो अगर उसको बात करनी है, अगर डेवलपमेंट की बात हो रही है उसकी, तो अगर वो पढ़ा-लिखा ही नहीं है और वो साइंस जानता ही नहीं है, तो दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट के साथ कैसे खड़ा हो पाएगा? कैसे उनकी बात समझ में आएगी उसके? कैसे वो पेपर्स, जो रिसर्च पेपर्स हैं, उनको समझ पाएगा, जो आने वाले वक़्तों में इस दुनिया का, इस इंसानियत का मुस्तकबिल तय करने जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि साइंस की बुनियाद बहुत मज़बूत होनी चाहिए और इसलिए साइंटिफिक कम्युनिटी ने बहुत शार्पली रिएक्ट किया है। अब मैं आता हूँ एक और चीज़ की तरफ। अगर हम देखें तो 5 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं। अगर हम वेबसाइट पर जो डाला गया है, एनसीईआरटी की वेबसाइट, एनआईसी वाली जो है, जो गवर्नमेंट की होती है वेबसाइट, उसके ऊपर जो कुछ डाला गया है, उसमें शुरुआत में लिखा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस बदलाव का। और इस बदलाव के ऑब्जेक्टिव 5 दिए हुए हैं वहां पर, जिनमें से शुरू के हम छोड़ देते हैं। आखिर के 2 ऑब्जेक्टिव्स बड़े इंटरेस्टिंग हैं। एक ऑब्जेक्टिव ये लिख रहा है कि इसका मकसद ये है कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो बिना टीचर की मदद के चीज़ों को समझ सकें। हम वो सारी चीज़ें बाहर निकाल रहे हैं, जिनको टीचर की मदद से समझना ज़रूरी हो। दूसरा जो आखिरी है ऑब्जेक्टिव, उसमें वो लिखते हैं कि हम जो आज के कॉन्टेक्स्ट में पुराना हो गया और बेकार हो गया है, हम उसे बाहर निकाल रहे हैं। तो एक तरफ तो कल को यही एनसीईआरटी कह सकती है कि बिना स्कूल के भी पढ़ाई हो जाए। हमें टीचर्स को तो सर्वे के लिए भेजना है, उनको इलेक्शन में लगाना है, हमको तरह-तरह से इस्तेमाल करना है, या डिग्निटरी आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है कहीं, तो वहाँ पे भीड़ जुटाने के लिए टीचर को ले जाना, तो टीचर रहने दीजिए, बच्चे अपने आप ही पढ़ लें। ये बड़ी खतरनाक बात है। ये कहना, ये लिखना एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में बड़ी खतरनाक बात है कि हम वही रखेंगे जो बिना टीचर के बच्चे खुद पढ़ सकें। दूसरी बात ये कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या-क्या चीज़ें इर्रेलेवेंट हो गई। अगर हम देखें और सब्जेक्ट्स को, तो गिरिराज कुमार हिंदी में इर्रेलेवेंट हो गए, ऋतुराज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महावीर प्रसाद, महादेवी वर्मा, चेखव, चकबस वगैरह-वगैरह, ये लोग इर्रेलेवेंट हो गए। मैंने सुना ये है कि मुझे मालूम नहीं, मैंने चेक नहीं कर पाया हूँ कि प्रेमचंद भी इर्रेलेवेंट हो गए। तो सवाल ये है कि ये इर्रेलेवेंट होने का क्या मतलब है? कल बात हो रही थी एनडीटीवी के ऊपर, तो पुराने जो वहाँ के डायरेक्टर रह चुके हैं, वो मौजूद थे मेरे साथ और वो ये कह रहे थे कि हमने उनको डार्विनिज़्म को पढ़ाने से मना नहीं किया है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी थी निकालनी। और वो ये कह रहे थे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकल है। ये साइंटिस्ट का जो प्रोटेस्ट है ये भी पॉलिटिकल है। तो मेरा ये कहना था उनसे कि एजुकेशन हमेशा पॉलिटिक्स पे ही चलती है, किसी भी मुल्क की ले लें आप। पर सवाल ये है कि पॉलिटिक्स कैसी? कौन-सी पॉलिटिक्स? वो पॉलिटिक्स जो जाहिल रखना चाहती है अगली नस्लों को। वो पॉलिटिक्स जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को नहीं पढ़ाना चाहती, प्रेमचंद को नहीं पढ़ाना चाहती, रघुपति साय, फिराक गोरखपुरी को नहीं पढ़ाना चाहती। पूरे के पूरे हिस्ट्री के चैप्टर्स निकाल करके और खत्म कर देना चाहती है, एक पीरियड को ब्लैक पीरियड,
या डार्क पीरियड की तरह से दिखाना चाहती? वो जो पाइथागोरस थ्योरम हटा करके पाइथागोरस का नाम हटा देना चाहती है वहां से? क्योंकि आपको ये बताना है कि हमारे यहां किसी ने पाइथागोरस थ्योरम निकाली थी जो बिल्कुल गलत है, तो फिर आपको पाइथागोरस थ्योरम हटानी पड़ेगी 10वीं क्लास में से। फिर आपको मैथ्स में से हटाना पड़ेगा। और अगर आपको इस मुल्क को जाति के आधार पर चलाना है, तो फिर डार्विनिज्म कैसे पढ़ा सकते हैं? और ये बात वो लगातार कह रहे थे कि नहीं साहब, हटा ही नहीं सकती, और क्लासेस में पढ़ाया जाता है। तो जो होनहार बरवा के चिकने-चिकने पात हमें दिखाई दे रहे हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर है कि ये पहला कदम है। और ये कदम अगर याद हो आपको, और वो एनसीईआरटी की वेबसाइट भी कह रही है कि कोरोना के पीरियड में उसके पर्दे के पीछे छुप के लिया गया। आप ये सोचिए कि मैं इसको कदम क्यों कह रहा हूं। सत्यपाल सिंह कहते हैं कि डार्विनिज्म को हटा देना चाहिए। तीनों एकेडमीज बहुत शार्प लेटर लिखती है सरकार को, और सत्यपाल सिंह को हटा दिया जाता है। तो एक कदम बढ़ाया, एक कदम पीछे हटाया। कोरोना आया तो कोरोना के पर्दे में आपने डार्विनिज्म को हटा दिया। उस वक्त कोई बोल नहीं पाया कि हाँ भाई, बच्चों के ऊपर बर्डन ज्यादा है, ये कह रहे हैं बर्डन की वजह से कुछ चीजें हटानी है, कुछ चीजें हटा दी। क्या हटाया कोई बात नहीं है, कम तो किया कुछ, लेकिन आज उसको परमानेंटली कर दिया आप। तो ये एक एक कदम आगे बढ़ाने वाला वही मामला है कि अगर उबलते हुए पानी में मेंढक को डालिए तो वो फुदक के बाहर आ जाएगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ाते जाइए तो शायद मेंढक जब वो उबलने लगे पानी तो इस काबिल ना रहे कि वो फुदक के बाहर आ पाए, लोग प्रोटेस्ट भी ना कर पाए। तो मेरा कहना यह है काजमी साहब कि जो हालात डेवलप हो रहे हैं उसमें अगर डेमोक्रेसी के चैप्टर में से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी हटाया जा रहा है, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स हटाए जा रहे हैं, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी के पूरे पूरे चैप्टर निकाले जा रहे हैं, ये 3 चैप्टर पूरे के पूरे निकाल दिए गए, तो हमें एक पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। अब इस डिबेट में एक और चीज समझने की है जिसे हमें हमें जिस पे गौर करना चाहिए। एनसीईआरटी की तरफ से वहां के 3 एम्प्लॉइज ने शायद इसका जवाब दिया है कि क्यों हटाया गया, और वो और एनसीईआरटी की वेबसाइट यही कह रही है कि वो जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका जिक्र मैंने किया, उनकी वजह से हटाया गया है। बच्चों पे लोड कम करना है, पुरानी चीजें निकालनी है, टीचर्स की बिना मदद के हो जाना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये एनसीईआरटी कह रही है। समझने की जरूरत है कि एनसीईआरटी ये कह रही है, और बाकी के जो आर्टिकल राम माधव से लेकर के और बाकी जो आरएसएस के लोग हैं उनके भी आर्टिकल्स आए, वो क्या कह रहे हैं? वो इससे बिल्कुल अलग बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पुराना मुगलों का पीरियड पढ़ाया जा रहा था उसे हमें निकालना ही था। सवाल ये नहीं है कि बच्चों पे लोड करना है, कम करना है या नहीं करना है। हमको ये चीजें बाहर निकाल देनी चाहिए थी, निकाल दी गई हैं, और हम इसे डिफेंड करते हैं। अगर आप पढ़ें वो आर्टिकल तो 2 तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। एक जो बिल्कुल पॉलिटिकल है, और पॉलिटिकल बहुत क्लैरिटी है उनको, कि जो शिशु मंदिर और वो जो आरएसएस के स्कूल हैं, हम उनका करिकुलम लागू करेंगे। अब खुले तौर पर ये कहा जा रहा है क्योंकि हमें मौका मिला है। हमने वहां ये नफरत से भरे हुए करिकुलम चलाए हैं, तो हम वो नफरत से भरे हुए करिकुलम अब नेशनल लेवल के ऊपर चलाएंगे, जिसमें डार्विनिज्म की कोई जगह नहीं है, जिसमें इसकी कोई जगह नहीं है कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या थी और उन्होंने दुनिया को किस तरह से, दुनिया के चेहरे को बदल करके रख दिया। आज का सारा डेवलपमेंट, आज की सारी समझ, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी किस तरह से, मैक्सवेल्स इक्वेशंस अगर नहीं आई होती और समझ ना होती इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, तो शायद हम इस विकास की सीढ़ी पर ना होते जिस सीढ़ी पर आज इंसानियत है। तो उसको भी निकाल दो।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को भी निकाल दो। इसके पीछे पॉलिटिक्स है और वो खुलेआम कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स है। ये तो बेचारी एनसीईआरटी को कहना पड़ रहा है कि हमने लोड कम करने के लिए लगाया, कोरोना के लिए लगाया था, उसकी वजह से परमानेंट कर दिया वगैरह वगैरह। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद आप आगे बढ़ा सकते हैं बात को, वो ये है कि कौन से मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने बैन किया है। एक नजर उस पर भी डालना चाहिए। ये मुल्क है सऊदी अरबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, टर्की, कतर, ओमान, और रिसेंटली इसमें ऐड हुए हैं इजिप्ट और बहुत इंटरेस्टिंगली इजराइल। इजराइल की मिनिस्ट्री लगातार ये कह रही है कि कोर्स में अभी तक है लेकिन आप पढ़ाना बंद कर दें, और यही इजिप्ट की मिनिस्ट्री कह रही है। तो अब आप देखें कि एक वो जो हिंदुत्व के अलमबरदार हैं, वो डार्विनिज्म के खिलाफ है, दूसरी तरफ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, वो सरकारें जो फंडामेंटलिस्ट मुसलमानों की चलाई जाने वाली सरकारें वो खिलाफ है, और तीसरी तरफ ज्यूज खिलाफ है। तो अगर ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान में डार्विनिज्म का चैप्टर क्यों हटाया गया है 10वें क्लास की, तो वो आंखों से ना सही अकल से अंधा जरूर है। इसमें सवाल मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह का नहीं है। फंडामेंटलिस्ट एक तरह से सोचते हैं। फंडामेंटलिस्ट किसी भी मजहब के क्यों ना हो, वो डार्विनिज्म को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फंडामेंटलिस्ट साइंटिफिक टेम्पर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए उनकी लव हेट रिलेशनशिप जो होती है, एक एहसास कमतरी तो है ही कि भाई डार्विन की थियरी जो है वो दुनिया भर में अब मानी जाती है। साइंटिस्ट ने उसको बार बार टेस्ट किया है, हर नजरिए से टेस्ट किया है, और वो खरी उतरी है। पर इसे बर्दाश्त भी कैसे करें, आप मना भी नहीं कर सकते। और इसीलिए वो एनसीईआरटी के डायरेक्टर साहब बार बार ये कह रहे थे मैं डार्विनिज्म की थियरी हटाने के खिलाफ हूं। पर इन साइंटिस्ट को, एनसीईआरटी को एक लेटर लिखना चाहिए था, जिसका शायद मतलब था गुप्त लेटर लिखते, चुपचाप लेटर लिखते, आप शोर क्यों मचा रहे हैं कि डार्विनिज्म हटा दिया। तो ये एहसास कमतरी एक तरफ है, और दूसरी तरफ एजेंडा लागू करना है। मैं आखिरी बात कह दूं कि मैंने आज तक किसी साइंस के ग्रुप को ये नहीं कहते हुए सुना है कि आप मजहब के चैप्टर में से क्रिएशन की थियरी हटा दीजिए। आप पढ़ाइए, कौन मना कर रहा। डार्विनिज्म के ऊपर दखल क्यों दे रहे हैं भाई, आप साइंस में क्यों दखल दे रहे हैं। आप खामोश रहें, साइंटिस्ट को साइंटिफिक थियरीज को के बारे में बात करने दीजिए। अगर बच्चों को पढ़ाया जाना है साइंस, तो ये साइंटिस्ट डिसाइड करेंगे, ये मुल्ला, काजी, पंडित इस तरह के लोग नहीं डिसाइड करेंगे। इसके खिलाफ उठना बहुत जरूरी है मुल्क के अंदर, ये खतरनाक है। जनाब गौहर रजा साहब, आपने काम बहुत आसान कर दिया समझने के लिए। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मैं अक्सर जो इजराइल और मिडिल ईस्ट की और वो जो अक्सर जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो अक्सर अपने दर्शकों को बताता रहता हूं, और उसमें अक्सर जड़ में तकलीफ की वजह असल वही नजर आती है। यानी ये कितना अजीब किस्म का कनेक्शन है कि जो हार्डलाइन फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम और यहूदी और आरएसएस की जहनियत वाले हिंदुत्व एक लाइन पर चल रहे हैं। ये बहुत ही अहम है। अच्छा, मैं अब जो बात समझ में आती है आपकी सारी इस बात से, एक तो ये कि अगर डार्विन नहीं पढ़ाया जाएगा, जैसा कि आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, मेडिसिन, डीएनए और एग्रीकल्चर और पेंडेमिक, इस किस्म के बुनियादी चीजें जो समाज में हर दिन जरूरत की चीजें हैं,
वो समझ नहीं आएगी अगर डार्विन की थ्योरी समझ नहीं आएगी। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि मुल्क की तरक्की को बिल्कुल एक जगह जाम कर देना, एक जगह रोक करके खड़ा कर देना है। देखिए, आने वाली नस्लों को कोई चीज ना पढ़ाने का मतलब यह है कि वो जो रोशनी थी वो मध्यम करते करते आपने बिल्कुल खामोश करने का इंतजाम कर दिया। तो आखिर इसका नतीजा तो सभी को भुगतना पड़ेगा। ये आरएसएस अकेली तो नहीं भुगतेगी, ये तो पूरे देश को। और जो आपने एक दो और बात बताई कि ये शिशु मंदिर वाला जो करिकुलम है वो सारे नेशनल लेवल पर पढ़ाने की तैयारी है और ये पहला कदम है। तो इसमें बेचैनी होना बहुत ही नेचुरल है। क्या होगा इसका अंजाम, कहाँ जाएंगे लोग जो आंखें खोल करके जीना चाहते हैं और आने वाली नस्लों की भी आंखें खुली रखना चाहते हैं? क्या बिल्कुल अंधेरे में रहने के लिए तैयार हो जाएं? अगर अंजाम का के ऊपर नजर डालनी है हमको, तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हम बस एक पाकिस्तान पे नजर डालें कि उनका अंजाम क्या हुआ। वहां साइंटिफिक टेम्पर डिस्कस नहीं हुआ। जिया साहब के पीरियड में कुछ इस तरह की चीजें शुरू हो गई कि मैथमेटिक्स के अंदर भी एक तरफ तो वो साइंस में अल्लाह मियाँ की इक्वेशन तलाश करने में लगा दिया उन्होंने अपने साइंसदानों को। दूसरी तरफ उन्होंने इस तरह की करिकुलम बनाया और किताबें जारी की, जिसमें एक जिन्नात अगर 5 दिन में इतनी बड़ी दीवार बनाता है, तो 25 जिन्नात कितनी देर में कितनी बड़ी दीवार बनाएँगे। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि कब मैथमेटिक्स में, हालाँकि मैथमेटिक्स में भी बदलाव किए हैं, मैंने सिर्फ़ पाइथागोरस थ्योरम का ज़िक्र किया कि एक बंदर अगर राम सेतु 1 किलोमीटर का 10 दिन में बनाता है, तो 25 बंदर कितने दिन में बनाएँगे, कुछ इस तरह से आना शुरू हो जाएगा। मैं इंतज़ार में हूँ जी, 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 जी। कि ऐसी भी टेक्स्ट बुक्स हमारे यहाँ लागू हों। पाकिस्तान में ज़िया साहब के पीरियड में दोनों चीज़ें हुई, यानी हिंदू पीरियड को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, वो हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया और साइंस के अंदर डार्विनिज़्म को खत्म कर दिया गया था, वहाँ नहीं पढ़ाया जा रहा था। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से, जो मैंने पेपर्स देखे, आर्टिकल्स देखे, उसके हिसाब से। लेकिन पाकिस्तान ने और हमने भी, जो दुनिया की एकेडमीज़ हैं, उनकी एक ऑर्गनाइज़ेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की एकेडमीज़ हैं और हमारी इनसा यानी इंडियन साइंस एकेडमी जो है, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी जो है, उसने भी उसके डॉक्यूमेंट को साइन किया है और वहाँ ये ऑब्जेक्टिव अपने सामने रखा है इन सारी एकेडमीज़ में दुनिया भर की कि डार्विनिज़्म को ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि हम उसको डिफेंड करेंगे। यानी हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी, हमारी जो एकेडमीज़ हैं, वो डार्विन की थ्योरी को डिफेंड करेंगे। पढ़ाने के ऊपर भी ज़ोर है कि स्कूल्स में करिकुलम में पढ़ाया जाना चाहिए और डिफेंड करेंगे। 2006 में पाकिस्तान ने इसके ऊपर साइन किया। जब 2006 में साइन किया, तो फिर वहाँ पर इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, पढ़ाया जाता है अब। सवाल ये है कि क्या हम पाकिस्तान से भी पीछे हो जाएँगे? पाकिस्तान जिस हाल में है वो हमें आज मालूम। जो फंडामेंटलिज्म ने उनको जहाँ पहुँचाया है और जो टेररिज्म का हाल है वहाँ पर, हम सब वाकिफ़ हैं उससे। और रोज़ हम ये कहते रहते हैं कि किसी को अगर काला पानी करना जैसा हो, तो आप पाकिस्तान चले जाओ कहते हैं। ये एक बड़ी गाली बन गई हुँ। आज। लेकिन हम कदम ब कदम वही चीज़ें कर रहे हैं जो वहाँ हुई थी। यानी यहाँ वहाँ हिंदू पीरियड हटाया गया, यहाँ आप मुगलिया पीरियड हटा दीजिए। वहाँ डार्विनिज़्म हटाया गया, यहाँ आप डार्विनिज़्म हटा दीजिए। अच्छा, तो अच्छा, पाकिस्तान ने अपना तजर्बा करके उसे वापस फिर से रिज्यूम कर लिया, ये एक अच्छी खबर है। हम कब समझ पाएंगे? लेकिन एक चीज और जो आपने बात बताई वो इसमें यह है कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम स्ट्रगल
बराबर के हकूक मांगने की आदत, वो सब भी खत्म करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया। और प्रेमचंद जैसे लोगों को पढ़ करके तो जिसे कहते हैं ना, कल्चर डेवलप होती थी, एटिकेट्स डेवलप होता था। हमें याद है वो ईदगाह की कहानी और दूसरी कहानियां, उसमें बच्चों का जहन तैयार किया जाता था कि सभी मजहब अपने आपस में मिल करके मोहब्बत से प्यार से रहें। यानी हर वो राइटर जिसने मिलकर के चलने की बात की, जिसने भारत की वो पहचान जिससे दुनिया अब तक पहचानती थी भारत को, वो डेवलप करने की कोशिश की, उनको भी सबको हटा दिया जाए तो फिर कहां क्या कुछ रह जाएगा इसमें? फिर तो सिर्फ सर्टिफिकेट बटेंगे, पढ़ने की कुछ जरूरत नहीं है। पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, टीचर की कोई ज़रूरत नहीं है, स्कूल की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जी तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं ना। जी जी अब देखिए चकबस्त को क्यों निकाला गया होगा मेरे ख़्याल में। जी। चकबस्त की हमारे करिकुलम में एक नज़्म है, लंबी बहुत नज़्म है उनकी, बहुत खूबसूरत नज़्म है, जिसमें रामचंद्र जी का वनवास है। हम्म, और वो इस तरह शुरू होती है कि लेकर उठा वो बाप के घर से खुदा का नाम। हम्म। ये रामचंद्र जी के बारे में कह रहे हैं। जी 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 जी। राहे सफर की मंजिलें अव्वल हुई तमाम। तो रामचंद्र जी को जगबस्त ने खुदा का नाम लेकर के उठने का जिक्र किया। जी जी। जब वो राजा दशरथ के पास गए और इजाजत लेनी थी उन्हें हम्म, कि जाए, मैं जा रहा हूँ वनवास पे, आपने जैसा कहा था, आदेश दिया था। तो ऐसे राइटर को बर्दाश्त कैसे करेंगे? खुदा तो अल्लाह का भगवान मुसलमानों का भगवान होता है। मुसलमानों का भगवान हुआ। इनके हिसाब से ये इतने जाहिल हैं कि जी इन्हें नहीं मालूम कि भाई फ़ारसी में खुदा का मतलब भगवान होता है जी और जी। भगवान का मतलब खुदा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इतने जाहिल लोग हैं कि अरे खैर। साहब, जिहालत की बात आपने कही, बहुत ही दिलचस्प बात है। एक किसी बड़े नेता का नाम लेकर के एक साहब ने कहा कि साहब, ये जो लाउड स्पीकर पे आजान होती है, इसमें अल्लाह अकबर कहा जाता है। बताओ, अकबर को याद करते हैं या मुसलमान जो है वो अकबर को क्यों याद करते हैं? ये एक अच्छे खासे बड़े नेता ने बात कही। यानी जाहिल रखने का पूरा इंतजाम किया जाता है, इसका मतलब। अब जाहिल अगर होंगे और पहुँच जाएँगे, तो वो 2AB की बात करेंगे ना, नाले की गैस की ही बात करेंगे ना। फिर वो प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर फ़ख्र करेंगे। हम्म। तो भाई बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें करिकुलम में भी आ जाएँ, तब परेशानी की बात है। अगर और और मुल्क और का और अब प्रावधान नहीं। और अब ऐसा लगता नहीं कि बहुत दूर है करिकुलम में आना। जब कुछ चीजें हटाई गई हैं तो कल को एक ऐलान आएगा कि ये चीजें ऐड कर दी गई हैं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं केरल की गवर्नमेंट को बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो चीज़ें जो हटा दी गई हैं, उनको अलग से पढ़ाया जाएगा और ज़रूर पढ़ाया जाएगा। जी ये एक बहुत अहम फैसला है और मेरे ख़्याल में दूसरी जो गवर्नमेंट्स हैं मुल्क की, जहाँ-जहाँ बीजेपी और आरएसएस की गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ-वहाँ ये फैसला लिया जाएगा और उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ाया जाएगा। ताकि मुल्क की आबादी का एक हिस्सा तो कम से कम ऐसा हो, जो रोशन ख़याल हो, जो तरक्की याफ़्ता हो, जो पढ़ा-लिखा हो और अपने मुल्क को, अपनी हिस्ट्री को, अपनी साइंस को पहचानता हो। अगर आपको मुल्क चलाना है, तो जाति के आधार के ऊपर चलाना है, तो डार्विनिज़्म कैसे पढ़ा सकते हैं? जब आपको पढ़ाना ये है कि पंडित जो हैं, वो ब्राह्मण जो हैं, वो सर से पैदा हुए और क्षत्रिय भुजाओं से पैदा हुए और पेट से वैश्य पैदा हुए और पैर से शूद्र पैदा हुए। अगर ये पढ़ाना है तो आप डार्विनिज़्म नहीं पढ़ा सकते। ये बात समझ में आती है, दिल का दर्द हम इनके जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। पर ये कि मुल्क का एक हिस्सा कम से कम बच जाए, जहाँ ऑपोज़िशन की सरकारें हैं, ये भी बहुत अहम बात होगी और केरल की सरकार ने इसमें पहल की है। मैं उनको आपके माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अच्छा, आखिर में मैं समझना चाहूंगा कि जब मुल्क की पूरी तरक्की रोकने का इंतजाम किया जा रहा है, जब लोगों की सोचने समझने की सलाहियत खत्म की जा रही है, जब साइंस की सोच को किल किया जा रहा है, तो क्या ऐसी हुकूमत को किसी भी सतह पर, किसी भी वजह से हम मुल्क की मोहब्बत करने वाली सरकार समझ सकते हैं? क्या हमारे आने वाली नस्लों के लिए वो कुछ बेहतर कर रही है, ऐसा समझ सकते हैं? क्या वो जो अंधभक्त हैं,
जिन्हें गोबर खाने और पेशाब पीने तक के लिए भी तैयार कर लिया गया है, क्या उनकी आंखें खुलेंगी? क्या होगा? क्या किस तरफ जाएगा ये मुल्क? आखिर में मुख्तसर आपसे पूछना चाहता हूं। काजमी साहब, होता यह है कि ऐसे लोग हर समाज में मौजूद होते हैं, अमेरिका में भी हैं। उन्होंने भी थ्योरी ऑफ क्रिएशन या इंटेलिजेंट डिजाइन के नाम से काफी कुछ चलाया है। लेकिन डेमोक्रेसीज में और तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों के अंदर ऐसे लोग हाशिए पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। उनकी एक मानसिकता होती है, उनकी एक सोच होती है, जो वो बचपन से ही या समाज के अंदर कुछ अलग बात करने की वजह से अपनी जगह बनाने के लिए ऐसे लोग हमेशा होते हैं, पर वो हाशिए पर होते हैं। सवाल ये है कि वो सेंटर स्टेज में आ जाएंगे क्या? और वो हमारे मुल्क में सेंटर स्टेज में आ गए। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में वो सेंटर स्टेज में शुरू से ही थे। हमें ये दिखाई देता है अफगानिस्तान में वो सेंटर स्टेज में आ गए, वो सऊदी अरबिया में सेंटर स्टेज में, या इजराइल में अब सेंटर स्टेज में। तो इनको वापस हाशिए पर भेजना आसान काम नहीं होगा। जहां तक आप मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि उससे उम्मीद इस बात से है कि साइंटिफिक कम्युनिटी के 4000 लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उम्मीद की बात यह है कि पिछली बार एक कदम पीछे हटाना पड़ा था, इस बार शायद फिर हटाना पड़े। उम्मीद की बात यह है कि लोग लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और कल को अगर सरकार बदलती है तो दूसरी सरकारों को यह सबक भी दे रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते। सवाल ये है कि इन्होंने जो सबक दिया है वो ये दिया है कि कम्युनल बेसिस के ऊपर वोट बैंक तैयार करो, और कल ही का बयान है कर्नाटका में कि हमें मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए। एक बीजेपी के बड़े नेता का एक भी वोट नहीं चाहिए हमको, हम उसके बिना जीतेंगे इलेक्शन। तो बाकी पार्टीज को भी ये सबक दे रहे हैं, अगर वो जीत जाते हैं, कि कम्युनलाइज करो समाज को और गद्दी संभालो। गद्दी तक पहुंचने का यही रास्ता बचा है। लेकिन अगर अवाम उठते हैं, लेकिन अगर अवाम ये कहते हैं कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है, अगर साइंसदान उठते हैं, इंटेलेक्चुअल्स उठते हैं, रंगकर्मी उठते हैं, पोइट्स उठते हैं, राइटर्स उठते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो भी बाकी पार्टीज को ये सबक मिलता है कि अगर तुम कल गद्दी पर आ गए तो ये नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में, कि हम इनको ऐसा सबक सिखाएं जैसा इमरजेंसी के पीरियड में लोगों ने कांग्रेस को सिखाया था, कि आज किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि इमरजेंसी लगाने की बात भी कर सके। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब। हमारे पास जरा वक्त की कमी है, लेकिन आपने जो बातें रखी वो बहुत ही डिटेल से, मैंने बीच में सवालात कम किए इसीलिए कि आपका थॉट प्रोसेस जो आप कहना चाहते हैं वो कहें। इसमें खास बात जो निकल के आई, जो लोकल भारत की सतह पर हो रही है, वो तो बात सामने आई ही, लेकिन साथ साथ जो गौहर रजा साहब ने बताया कि बिल्कुल इसी तरह से डार्विन को पढ़ाने का सिलसिला जो रोका गया, उनमें कौन कौन मुल्क हैं, उनके नाम बताए हैं: सऊदी अरब, अल्जीरिया, कतर, ओमान, इजराइल, इजिप्ट और इस तरह के कुछ और मुल्क हैं। अगर ऐसा उस इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरी साजिश है, तो दुनिया की बड़ी आबादी को इल्म से दूर, साइंस से दूर करने की कोशिश की जा रही है। इससे हमें आपको होशियार रहना चाहिए, और जिन साइंसदानों ने ये खत लिखा है उनकी सपोर्ट में आवाम को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।